द वाटर डीमन। अगर कोई आपसे किसी नदी या तालाब के किनारे थोड़ी सी शराब या एक बीड़ी मांग ले तो आप क्या करेंगे? शायद आप उसे एक घूंट या एक बीड़ी दे देंगे। पर अगर वही मांगने वाला आपको अपने साथ पानी में ले जाकर डुबाकर आपकी जान ले ले तो? मोहन बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव में रहता था और एक दिन बाद उसका जन्मदिन था। वो 18 साल का होने वाला था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे तो उसने सोचा कि वो अपना जन्मदिन अपने माँ बाप के साथ मनाने के बाद खुद को एक छोटी सी पार्टी देकर स्पेशल बनाएगा। पर उसे क्या पता था, पर ये उसकी जिंदगी की सबसे भयानक पार्टी होने वाली थी। मोहन की उम्र ज्यादा तो नहीं थी, पर उसके कुछ कम उम्र दोस्तों ने बीड़ी और शराब पीना शुरू कर दिया था। मोहन को लगने लगा था कि शायद बड़े होने का मतलब बीड़ी और शराब पीना ही था। उसने डिसाइड कर लिया था कि इस साल अपने जन्मदिन पर वो कुछ बड़ों वाला काम करेगा। मोहन ने प्लान बनाया था कि वो स्कूल से आएगा, मम्मी पापा के साथ खाना खाएगा और सबके सोने के बाद अपने पापा की अलमारी से बीड़ी निकाल लेगा और एक प्लास्टिक की बोतल में उनकी थोड़ी सी विस्की डालकर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करेगा। बहुत दिमाग लगाने के बाद मोहन को आइडिया आया कि वो अपनी पार्टी किसी ऐसी जगह करेगा जहां उसे कोई नहीं देख सकता था और गांव के पास वाले तालाब से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती थी। उस तालाब के पास रात के समय कोई नहीं जाता था, लेकिन उस गांव के लोग कहते थे कि 10 साल पहले एक लड़के की उसी तालाब में पनडुब्बा के हाथों मौत हुई थी। पनडुब्बा के बारे में मोहन ने कई चीजें सुनी थी। कोई कहता था कि पनडुब्बा उस तालाब में रहने वाला एक राक्षस था, तो कोई कहता था कि अगर उस तालाब के पास कोई जाता है तो कोई जानवर जैसी चीज उसे पानी के अंदर खींच लेती है। पर मोहन इन सब बातों में नहीं मानता था। उसे लगता था कि ये बस बच्चों को डराने के लिए बनाई हुई कहानियां थीं। फाइनली मोहन का जन्मदिन आ गया और वो अपने प्लान के मुताबिक पहली बार इतनी रात में घर से बाहर निकलकर उस तालाब के पास जा रहा था। रास्ते में एकदम अंधेरा और गहरी शांति थी। मोहन अपने फोन की टॉर्च ऑन कर खेतों के बीच से जा रहा था, जहां उसे बस अपने कदमों और झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। तभी उसे अपने सामने वो तालाब दिखा। मोहन के अलावा वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उस तालाब पर सन्नाटा छाया हुआ था। मोहन को थोड़ा डर तो लग रहा था, पर उसने अपने डर को अपने अंदर समेटा और तालाब के किनारे बैठ गया। वो नहीं चाहता था कि उसे कोई भी वहां देख ले, इसलिए उसने अपने फोन की टॉर्च भी ऑफ कर दी। हर तरफ केवल अंधेरा था, बस चांद की रोशनी थी जो उस तालाब पर पड़कर आसपास फैल रही थी। तालाब के पानी की शांति के साथ दूर दूर तक बस झिंगुरों की ही आवाजें आ रही थीं। मोहन ने बड़े ही आराम से प्लास्टिक की बोतल खोली और विस्की का पहला घूंट लिया और तभी उस तालाब की शांति में एक हलचल हुई। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि कोई तालाब का मेंढक या मछली होगी, तो उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अब अपनी जेब से एक बीड़ी और माचिस का डब्बा निकाला। उसने बीड़ी अपने मुंह में रखी और जैसे ही उसने माचिस जलाई, उस आग की रोशनी में उसे अपने पास कुछ दिखा। उसने माचिस की लौ को साइड में किया, पर अब वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि ये सब उसके मन का डर है, तो उसने विस्की का एक और घूंट लिया, फिर आंखें बंद की और वहीं लेटकर बीड़ी पीने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि ठीक उसके मुंह के पास कोई है, जिसकी सांसें मोहन के चेहरे पर आ रही थीं। मोहन ने आंखें खोली तो उसे 2 चमकती नीली आंखें दिखीं, जिसे देखकर वो घबरा उठा। वो डर के मारे झटपटाया तो वो नीली आंखें उससे थोड़ा पीछे हो गईं। मोहन घबराहट के मारे वहां से उठा और अपनी टॉर्च जलाकर उसने देखा कि उसके बगल में एक बहुत ही अजीब सा जीव बैठा था, जिसका पूरा शरीर काई से भरा हुआ था। उसके हाथ और पैर दोनों उल्टे थे। नाक बेहद बड़ी और लंबी, बड़ी बड़ी बाहें और 2 हाथी जैसे धारदार दांत थे।
वो मोहन से एक धीमी पर साफ आवाज में बीड़ी और शराब मांग रहा था और अपनी बड़ी भयानक आंखों से उसे घूरते हुए अपने बेहद ही नुकीले नाखूनों वाले हाथ मोहन की तरफ बढ़ा रहा था। जैसे ही मोहन ने उसे अपने पास आते देखा, उसका खून जम गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो पनडुब्बा ही है जिसके बारे में सभी गांव वाले बात करते थे। और गांव वालों के अनुसार पनडुब्बा किसी को भी डूबने से पहले उससे तंबाकू या शराब ही मांगता है, और मोहन के पास दोनों थे। पनडुब्बा फिर से अपनी धीमी आवाज में बोला और मोहन से बीड़ी और शराब मांगने लगा। वो धीरे धीरे अपने नुकीले हाथ मोहन के चेहरे के बेहद करीब ले आया। मोहन, जिसके एक हाथ में बीड़ी और दूसरी हाथ में शराब थी, वो सुन्न पड़ गया और उसके पसीने छूटने लगे। पनडुब्बा अब धीरे धीरे उससे बीड़ी और शराब मांगते हुए उसके और पास आ रहा था। वो बस अब उससे एक सांस की दूरी पर था कि तभी मोहन ने वहां से भागने की कोशिश की, पर पनडुब्बा ने उसे पकड़ लिया और उसे लेकर तालाब के अंदर कूद गया। मोहन को आखिरी चीज जो महसूस हुई वो ये थी कि पनडुब्बा उसे तालाब के सबसे गहरे हिस्से में ले जा रहा है और उसकी सांस धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगली सुबह मोहन के घर से गायब होने की वजह से उसके पूरे परिवार ने गांव वालों के साथ मिलकर मोहन को हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर जब सब हिम्मत करके तालाब के पास गए तो उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे एक प्लास्टिक बोतल और बस एक आधी बुझी हुई बीड़ी पड़ी थी, और उसी तालाब के बीचों बीच एक लाश तैर रही थी जिसके मुंह, आंख और नाक सब तालाब के गंदी काई से भरे हुए थे। वो लाश और किसी की नहीं बल्कि मोहन की ही थी। मोहन की लाश को देखकर सबको यकीन हो गया कि उसका ये हाल और किसी ने नहीं बल्कि पनडुब्बा ने ही किया था। बिहार में कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग पनडुब्बा के भूत से डरते हैं। अक्सर जो इंसान तालाब में डूब कर मर जाता है उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो पनडुब्बा बन जाता है। कहते हैं कि वो तालाब या नदी के किनारे वाले हर तंबाकू या शराब पीने वाले इंसान से अपनी शराब और तंबाकू की तलब पूरी करने की मांग करता है और फिर उसी इंसान को पकड़कर पानी में डुबाकर जान से मार देता है। ऐसा ही एक पानी का राक्षस यानी वाटर डीमन जापान में भी पाया जाता है, जिसे वहाँ के लोग कप्पा कहते हैं। तो दोस्तों, अगर तंबाकू और शराब की वजह से होने वाली बीमारी से अगर जान बच भी जाए तो पनडुब्बा आपकी जान जरूर ले लेगा, इसलिए सावधानी बरतें। आज की कहानी जनहित में जारी। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में बना एक पावन मंदिर है जो पूरे इंडिया में फेमस है भूत भगाने के लिए। इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान किसी इविल स्पिरिट या भूत पिशाच से पोजेस हो जाए तो उसे ठीक होने के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले जाना चाहिए। मगर तब क्या होगा जब बालाजी के आसपास भटक रही आत्मा ही किसी इंसान को अपना शिकार बना ले। अर्शी एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर थी जो न जाने कितने वक्त से अलग अलग प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करके उनसे काम मांगने की कोशिश कर रही थी, मगर छोटे मोटे काम के अलावा अर्शी को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि एक प्रोड्यूसर को अर्शी का काम बहुत अच्छा लगा है और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अर्शी से कराना चाहता है। ये सुनकर अर्शी की आंखें खिल उठी। उसे लग रहा था कि शायद वो जो ब्रेक इतनी बुरी तरह से ढूंढ रही थी वो अब उसे मिल जाएगा। वो अगले ही दिन उस प्रोड्यूसर से मिलने चली गई। उस प्रोड्यूसर ने बिना कुछ ज्यादा देखे और पूछे अर्शी को वो प्रोजेक्ट दे दिया। अर्शी बहुत खुश हुई थी क्योंकि उसे उस काम के अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। उस प्रोड्यूसर ने अर्शी को बताया कि उसे मेहंदीपुर बालाजी जाकर एक रियल डॉक्यूमेंट्री शूट करनी होगी। इस काम के लिए उस प्रोड्यूसर ने अर्शी को 10 दिन का टाइम दिया और उसके साथ 5 लोगों की टीम भी दी। उस प्रोड्यूसर ने अर्शी को एक राजन नाम के आदमी का नंबर भी दिया और कहा कि राजन वहाँ का लोकल मैनेजर रहेगा। अगले ही दिन अर्शी अपनी टीम और राजन के साथ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए निकल गए।
लेकिन मंदिर पहुंचते ही अर्शी को एक अलग ही सेंसेशन फील होने लगी। वो एक्साइटेड तो थी, मगर उसके साथ साथ उसे एक अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी। अर्शी और उसकी टीम शूट शुरू करने से पहले मंदिर को अच्छे से देखना चाहते थे। जब अर्शी मंदिर एक्सप्लोर कर रही थी तो अर्शी ने वहां ढेर सारी डिस्टर्बिंग चीजें देखी। आंगन में कुछ औरतें बैठकर अजीब सी हरकतें कर रही थी। कोई औरत चिल्ला रही थी, कोई पागलों की तरह बस हंसे जा रही थी। उन्हीं में से एक औरत ने अर्शी की तरफ देखा और वो अचानक ही हंसते हंसते रुक गई और फूट फूट कर रोने लगी। अर्शी वहां से तुरंत आगे चली गई। चलते चलते अर्शी मंदिर के बीच में लगे पेड़ के पास आ गई। उसने देखा कि वहां एक बूढ़े बाबा बैठे ध्यान में लगे थे। अर्शी वहां से जा ही रही थी, पर तभी बाबा ने उसे आवाज लगाई। अर्शी एकदम से चौंक गई और वहीं रुक गई। उन बूढ़े बाबा ने आंखें खोली और अर्शी को घूर कर देखा। उन्होंने उससे कहा, बालाजी के मंदिर में कई चमत्कार भी होते हैं, लेकिन कई खौफनाक चीजें भी। ये कहते ही वो बाबा अजीब ढंग से हंसने लगे। अर्शी के साथ मौजूद राजन उसे वहां से ले गए। राजन ने अर्शी को बताया कि अगर कोई उसका नाम पुकारे तो पलट कर नहीं देखना। मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिले उसे घर लेकर बिल्कुल भी मत जाना। अर्शी ने ऐसी बातें पहले भी सुनी थी। उसकी माँ उसे बताया करती थी कि बालाजी मंदिर में भगवान की बहुत ही ताकतवर शक्ति है जो लोगों को शैतानी काली शक्तियों से बचाती है। लेकिन अगर किसी इंसान ने बालाजी मंदिर के नियम तोड़े तो वो काली शक्तियाँ उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए जकड़ लेती हैं। इसके बाद अर्शी मंदिर में दर्शन करने गई और पंडित जी ने उसे प्रसाद भी दिया। उसने प्रसाद तुरंत वहीं खा लिया और फिर मंदिर से बाहर आने लगी। उसके आसपास भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए पूरा ध्यान मंदिर से निकलने पर था जब अचानक अर्शी को किसी ने पीछे से पुकारा। राजन की बताई बात अर्शी के दिमाग से निकल गई और उसने पलटकर पीछे देख लिया। वहां कोई भी नहीं था। अर्शी मंदिर से बाहर तो आ गई थी, मगर अब उसका माथा बहुत तेज दर्द से फटने लगा था। तभी अचानक उसका फोन बजा और वो एकदम से हड़बड़ा गई। अर्शी का फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। वो अपने फोन के टुकड़े उठा ही रही थी कि तभी उसकी टीम का एक मेंबर आया और उसे बुलाकर अपने साथ ले गया। मंदिर से वापस आते ही अर्शी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अर्शी का मन बहुत भारी होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे ठीक से सांस नहीं आ रही हो, और इसलिए अपने होटल पहुंचते ही अर्शी रूम में जाकर दवाई लेकर सीधा सो गई। सोते सोते अचानक ही अर्शी को एक सपना आया जिसमें एक काला साया अर्शी का गला दबा रहा था। अर्शी को ऐसा लगने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। अचानक अर्शी की नींद खुल गई। वो पसीने में लथपथ हांफते हुए उठी और बाथरूम में जाकर अपने मुंह पर छींटे मारने लगी। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसके दिल की धड़कन एक बार को रुक सी गई, क्योंकि उसने देखा कि उसका शरीर तो बिस्तर पर लेटा सो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा था। वो बार बार अपने शरीर को छूने की कोशिश कर रही थी, मगर किसी हवा के झोंके की तरह उसका हाथ शरीर से आर पार हो रहा था। अचानक ही उसे एक अजीब सी आवाज आने लगी, किसी के बहुत तेज सांस लेने की आवाज। अर्शी ने मुड़कर देखा तो उसके बाथरूम की लाइट्स फ्लिकर हो रही थी। वो बाथरूम की तरफ गई तो वहां कोई भी नहीं था, मगर वो जैसे ही मुड़ी उसने देखा कि उसका शरीर अब बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसके बालों ने उसके चेहरे को कवर किया हुआ था और वो तेज सांसें लेने की आवाज अर्शी के शरीर से ही आ रही थी। वो जैसे ही अपने शरीर के पास गई, अचानक से उसके शरीर ने अपना सर उठाया और अर्शी का दिल बुरी तरह दहल था। अर्शी का चेहरा किसी चुड़ैल जैसा लग रहा था, और तो और उसके चेहरे पर नाक या होंठ नहीं थे, सिर्फ 2 लाल आंखें थीं। ये देखकर अर्शी बहुत जोर से चिल्लाई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने बेड पर ही थी। उसे रियलाइज हुआ कि वो तो बस एक सपना देख रही थी, मगर वो सपना बिल्कुल असली जैसा था।
अगले दिन से अर्शी और उसकी टीम ने मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के आसपास शूटिंग शुरू कर दी। उन्होंने फिर से वहाँ कई सारे पोजेस्ड लोगों को देखा और उनका एग्जॉर्सिज्म होते हुए भी देखा। 4 दिन तक उन्होंने यही सारी शूटिंग की और बड़े बड़े पुजारियों का इंटरव्यू लिया। अर्शी वैसे तो अपने काम में खूब मन लगा रही थी, मगर उसकी तबीयत 4 दिन से काफी खराब हो रही थी और उसके पूरे शरीर पर रैशेस भी हो गए थे। जब अर्शी मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का इंटरव्यू लेने पहुंची तो उन्होंने उसे कमरे के अंदर आने से मना कर दिया और उन्होंने हड़बड़ी में मंदिर के स्टाफ से अर्शी को एक रूम में बंद करने को कह दिया। उस पुजारी ने बताया कि अर्शी पर किसी बहुत बुरी आत्मा का साया पड़ गया था और उसके शरीर के रैशेस कोई बीमारी नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसके शरीर पर उस काली आत्मा के बढ़ते हुए कब्जे के निशान थे। अचानक ही कमरे में अकेली बंद अर्शी को दौरे पड़ने लगे। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं और उसके शरीर के निशान अब पूरी तरह उसकी बॉडी पर फैल गए थे। अर्शी बेहद डरावनी लगने लगी थी। वो बार बार दरवाजे पर अपना सर मारकर दरवाजा पीटने लगी और अचानक से वो एक आदमी जैसी भारी आवाज निकालने लगी। वो उसी शैतानी आवाज में पुजारी को गाली देने लगी। पुजारी अपने साथ कुछ और पंडितों को लेकर उस कमरे में गए और अर्शी का एग्जॉर्सिज्म यानी झाड़ फूंक करने लगे। ये पूरा प्रोसेस अर्शी की टीम रिकॉर्ड कर रही थी। अर्शी पूरी तरह पोजेस हो गई थी। वो बार बार अपना सर जमीन पर पटक रही थी। अचानक ही अर्शी बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई। पहले तो उसने अपनी टीम के कैमरे लिए और वो जमीन पर पटक कर तोड़ दी और फिर उसने वहां मौजूद एक पुजारी का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। लेकिन बड़े पुजारी ने फौरन ही उस पर लाल मिर्च डाली। अर्शी ने पुजारी का गला जैसे ही छोड़ा, सबने उसे पकड़कर चेन से बांध दिया। 2 दिन तक एग्जॉर्सिज्म करने के बाद अर्शी के अंदर से वो काली आत्मा निकली। अर्शी ठीक तो हो गई, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसे अपना एग्जॉर्सिज्म बिल्कुल याद नहीं था, मगर अपनी टीम की बातें सुनकर वो हैरान रह गई। इस इंसिडेंट के बाद अर्शी को उस डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट से हटा दिया गया और अर्शी ने फिल्में बनाने का सपना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर अर्शी कभी समझ नहीं पाई कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ और कैसे। आपको क्या लगता है? येलो ड्रेस वाली लड़की। हम अपनी लाइफ में कई किस्सों को जीते हैं। कुछ किस्से यादें बनती हैं तो कुछ हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंट सीखें। पर रुशल की जिंदगी का एक किस्सा जिंदगी भर उसके साथ रहा। 2 साल पहले रुशल की फैमिली ने अपना घर रेनोवेट करवाने का सोचा। घर के काम को पूरा होने में करीबन 6 महीने का समय लगना था। क्योंकि उन्हें काम को जल्दी से जल्दी शुरू करना था, इसलिए उन्हें अपने घर के नजदीक जो पहला घर मिला उन्होंने वही घर रेंट पर ले लिया। पर रुशल को वो रेंट वाला घर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसके पुराने घर से बहुत छोटा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी रुशल का मन वहां नहीं लग रहा था। पर उस घर की एक चीज अच्छी थी, उस घर की बालकनी। रुशल हर शाम हाथ में अपना कॉफी का ग्लास थामे अपनी बालकनी में खड़ा रहकर सॉन्ग सुनता था। उस दिन भी वैसी ही एक शाम थी। रुशल अपना कॉफी का मग हाथ में लिए खड़ा था कि तभी उसकी नजर सामने के घर की बालकनी पर गई और वहां नजर पड़ते ही उसकी कॉफी का मग उसके हाथ से छूट गया। बालकनी में एक लड़की पीले रंग का ड्रेस पहने खड़ी थी और उसके पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। उसके मुंह से खून भी निकल रहा था और उसका हाथ रुशल की तरफ उठा हुआ था, जैसे वो उसकी मदद मांग रही हो। रुशल ये देखकर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ उसे, प्लीज हेल्प। रुशल की चीखें सुनते ही उसकी माँ बालकनी में आ गई। रुशल ने अपनी माँ को बालकनी की तरफ देखने को कहा, पर रुशल और उसकी माँ को अब वहाँ कुछ नहीं दिखा। उस बालकनी में सिर्फ सन्नाटा था। सहमा हुआ रुशल अपनी माँ को सब बताने की कोशिश कर रहा था। रुशल की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ को चिंता तो हुई, पर जो चीज उन्हें खुद ही नहीं दिखी उस पर वो विश्वास कैसे कर सकती थी। अपनी माँ के समझाने पर रुशल को भी लगने लगा कि शायद वो उसका वहम था, पर कहीं ना कहीं
उसके दिमाग में वो हादसा चिपक सा गया था। अगले दिन रुशल अपने डॉग को सैर कराने